गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स 11th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट अर्थशास्त्र की संकल्पना पढ़ेंगे। इसमें पहली चीज़ हमारी आती है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्री बहुत सारे हुए। अर्थशास्त्र की अपने अपने अनुसार भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार के अनुसार अलग अलग परिभाषा दी है, पर हमारे बुक में इस चैप्टर के अंतर्गत 6 अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा उनकी परिभाषाओं को हमने जो वर्गीकृत किया है उसका आधार भी इस प्रकार है। धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं हैं। जो धन का शास्त्र अर्थशास्त्र को मानते हैं वे हैं एडम स्मिथ, वॉकर, जे.बी. से और जे.एस. मिल। इसके अलावा कल्याण संबंधित परिभाषा जो मानते हैं कि अर्थशास्त्र जनता का कल्याण करता है, मानव समाज का कल्याण करता है, तो वह मानने वाले हैं मार्शल, पीगू, पेंसन आदि। और इसके अलावा दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं जो है वो है प्रोफेसर ओवेंस की। इसके अलावा अन्य परिभाषाएं भी हैं कौटिल्य की, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, जो प्रोफेसर जे.के. मेहता, एम.जे. बोकर और आदि। धन शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं जिनकी परिभाषा का केंद्र बिंदु धन ही होता है, ऐसे अर्थशास्त्री धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाओं के अंतर्गत आते हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं वह है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी प्रसिद्ध बुक जो इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, इसलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ ने ही सबसे पहले अर्थशास्त्र की एक बुक लिखी थी, क्योंकि इसके पहले तक जो भी अर्थशास्त्र के बारे में हमको जानकारी मिलती है वह अन्य जरिए से बिखरी हुई थी। उनको इकट्ठा करके एक बुक में लिखा है, एक पुस्तक बनाई है, इसलिए हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। इनकी एक परिभाषा है, जब भी आप परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखने को आती है तो एक अर्थशास्त्री की परिभाषा लिखना अनिवार्य हो जाता है। एडम स्मिथ की है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये आपको जब भी आप परिभाषा लिखते हैं तो उसके साथ ये भी लिखना अनिवार्य रहता है। वॉकर अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक क्यों हैं? एडम स्मिथ का जो ग्रंथ था वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने अपने आर्थिक विचारों को रखा था। इससे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई थी। वास्तव में अर्थशास्त्र के पिता की पदवी के पात्र इन्हें माना गया। फिर इसके बाद इसमें बताया है कि इन्होंने स्मिथ ने सही और अच्छे विचारों को चुनकर एक आर्थिक प्रणाली का निर्माण किया। मैकलोच के शब्दों में स्मिथ ने सब ग्रहण कर लिया जो फ्रेंच और इंग्लिश लेखकों के विचार में सर्वोत्तम था। उसने इन विचारों को एक नया रूप दिया और भिन्न सिद्धांतों का एक सूत्र बांधकर आर्थिक विचारों के एक सुंदर रूप तथा तर्कशील कलेवर का निर्माण किया। स्मिथ ने क्या किया? एडम स्मिथ की जो भी परिभाषाएं थी, जो भी बुक में उन्होंने लिखा था, अपने अनुसार एडम स्मिथ ने उसे ग्रहण किया और जो त्रुटियां थी उनको हटाया और अपने अनुसार एक सूत्रपात करके बांधा, अपने एक विचारों के रूप में उन चीज़ों को लेकर अपने ही एक अर्थशास्त्र के विचारों की इन्होंने उनका एक विचार लेकर अपने संबंध में अर्थशास्त्र के अपने विचार के अनुसार इन्होंने उसका निर्माण किया। विशेषता क्या है धन संबंधी परिभाषाओं की? तो धन ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु होता है। इसमें भौतिक वस्तुओं जैसे रुपया, पैसा, मकान, अनाज आदि धन का अध्ययन प्रमुख है और मनुष्य
का अध्ययन गौण होता है। गौण मीन्स कम होता है, उसमें मनुष्य का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि धन का होता है। सभी मानवीय गुणों का आधार धन ही है। धन के बिना सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मानवीय सुख का आधार धन माना गया है। व्यक्तिगत समृद्धि से ही सामूहिक समृद्धि संभव है। प्रोफेसर मार्शल का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वहित की दृष्टि से ही काम करता है, अतः व्यक्तिगत समृद्धि से ही सामूहिक समृद्धि प्राप्त होती है। निजी धन की वृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि होती है। यह तो आप सभी जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो ही राष्ट्रीय की आय बढ़ती है। जितनी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उससे ही राष्ट्रीय के आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक विकास बढ़ता है और लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है, क्योंकि उनमें खर्च करने की और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति रहती है। इसलिए निजी धन की वृद्धि से ही राष्ट्रीय धन और संपत्ति में वृद्धि होती है।